हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज हम हल करेंगे जिसका पार्ट 4 पार्ट हम इसके हल कर चुके हैं, जिनमें हमने आवेश के बारे में, आवेशों के प्रकार, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं तथा किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि घर्षण द्वारा आवेशन का भी हम अध्ययन कर चुके हैं पार्ट 4 में। तो आज हम संपर्क द्वारा आवेशन की जो सेकंड विधि है, जिसका नाम है चालन द्वारा आवेशन, उसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए आप कि जिस टॉपिक का आप अध्ययन करना चाहते हैं उससे पहले वाले सभी टॉपिक्स का एक बार आप अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि सभी पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो इसके पीछे वाले पॉइंटों से ही वो पॉइंट जुड़ा हुआ होता है। अगर पीछे वाले पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं तो आगे वाले पॉइंटों को समझने में कोई समस्या नहीं होती है, और यही होता है विज्ञान का एक सिद्धांत, जिसके अनुसार आप क्रमबद्ध तरीके से उनको आप अध्ययन कीजिए, जिससे आगे के टॉपिकों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। और फिज़िक्स का तो सबसे मेन रूल यही है कि यदि आपके कोई टॉपिक है और उस टॉपिक का कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हो जाता है तो वह टॉपिक आप लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलते हैं और वो हमेशा माइंड में रहता है, और फिज़िक्स बिल्कुल आसान हो जाती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि जो टॉपिक हम समझ रहे हैं यदि उसको हम ढंग से नहीं समझते हैं, हमारा ध्यान उस टॉपिक पे नहीं है, टॉपिक के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, यदि हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो फिर वो टॉपिक हमारे समझ में नहीं आता है। तो पूरा फोकस रखिए, ढंग से समझिए, पूरे टॉपिक को कंटिन्यू देखिए, समझिए कि कोई टीचर यदि समझा रहा है तो वो किस प्रकार से समझा रहे हैं। कोई भी टीचर पढ़ाए, पूरे टॉपिक को समझिए, पूरे टॉपिक को हल कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए। यदि पूरे वीडियो को देखने के बाद भी आपके टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो फिर आप वहाँ पर मत देखिए उसको। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हाँ टॉपिक में से कुछ अपने को समझ में आ रहा है, इसके बारे में जो बताया जा रहा है वो मैं दोबारा से बिना देखे उसके बारे में कुछ जोड़ के लिख सकता हूँ, एक बार रिवीजन कीजिए, 2 बार देखिए, 2 बार देखने के बाद तो आपकी क्लियर हो जाएगा और वो टॉपिक आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। जो भी टॉपिक हैं, यदि उन टॉपिक्स में से 2-4 टॉपिकों को आप रेगुलर अपने हिसाब से खुद हल करने लग जाओगे तो उसके बाद वाले जितने भी टॉपिक हैं, जब भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो वो टॉपिक आपके अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। फिर ज़्यादा अपने को माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हर पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से लिंक होता है और उसके आधार पर ही आगे वाला टॉपिक समझ में आता है। तो इस प्रकार से आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और फिज़िक्स जो है वो आपके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, कोई समस्या भी नहीं आती है। जैसे मान लीजिए कि अब हम देखना चाहेंगे कि चालन द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर हमारे पास चालन का अर्थ जो क्या होगा कि आवेश जो होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुँचेगा और जिस वस्तु पर पहुँचेगा वो वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। तो यहाँ पर विधि चल रही थी संपर्क के द्वारा। पार्ट 4 में हमने देखा संपर्क द्वारा आवेशन की फर्स्ट विधि घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें हमने देखा कि यदि 2 विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिसमें एक वस्तु पर धनावेश आता है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश प्राप्त होता है। घर्षण की प्रक्रिया में हमने यह भी सारांश देखा था कि एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है उतने ही परिमाण का दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आता है, अर्थात समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश दोनों वस्तुओं पर अर्जित होता है। यह देखा था हमने घर्षण की प्रक्रिया में। आज हम हल करेंगे पार्ट 5 में संपर्क द्वारा आवेशन की सेकंड विधि चालन द्वारा आवेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम चालन द्वारा आवेशन। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी टॉपिक है उसको आप पहले हल कीजिए, समझिए, ढंग से उसको कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद उसका जो सारांश निकलता है उस सारांश के आधार पर आप उसकी डेफिनेशन बनाइए, तो अपने आप ही उसकी परिभाषा बन जाएगी और आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले हम इसका
उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा इसके प्रोसेस को समझते हैं, फिर बनाएंगे इसकी परिभाषा। तो देखते हैं चालन द्वारा आवेशन का उदाहरण। इसके उदाहरण में हमने दो चालक गोले P और Q लिए हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, अर्थात दोनों गोले जो हैं वो समान आकार के हैं। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों वस्तुएं जो हैं वो असमान आकार की भी हो सकती हैं। तो समान आकार की होने और असमान आकार के होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं हम इसके उदाहरण के बाद में। तो सर्वप्रथम हमने समान आकार के दो गोले लिए हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, जिनमें P गोला जो है वह धनावेशित है पहले से ही, जबकि Q गोला अनावेशित है। तो हम इस आवेशित वस्तु के द्वारा इस अनावेशित वस्तु को आवेशित करेंगे। कौन सी विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज भी लिखेंगे कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको आपको लिखना भी है। तो फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया कि सर्वप्रथम दो चालक गोले P और Q लेते हैं जो दो कुचालक स्टैंडों पर रखे हुए हैं, जिनमें P गोला धनावेशित है तथा Q गोला अनावेशित है। ध्यान रखना हमने यहाँ पर कुचालक स्टैंडों पर इनको रखा है क्योंकि यदि चालक स्टैंड लेंगे तो आवेश जो चालक में से होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा, इसलिए कुचालक स्टैंड यहाँ पर काम में लिए गए हैं। सेकंड विधि में हम क्या प्रोसेस करते हैं कि यदि इन दोनों गोलों को परस्पर एक दूसरे के स्पर्श करा दिया जाता है, अर्थात P गोले और Q गोले को एक दूसरे के स्पर्श कराते हैं, या यह कर सकते हैं कि P गोले और Q गोले को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है। तो स्पर्श कराने के कारण P गोले पर धनावेश था लेकिन Q गोले पर नेट आवेश विद्यमान नहीं था। तो अब चूँकि दोनों गोले चालक हैं और P गोले पर जो धनावेश था वहाँ पर प्रत्येक आवेश जो है वो एक दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा था, क्योंकि एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण यह आवेश आगे की ओर चलता रहेगा और जैसे ही इस चालक के संपर्क में आएगा तो आवेश को आगे जाने के लिए एक मार्ग मिल जाएगा और वह आवेश जो होगा वो Q चालक पर भी जाना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पर स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण वह Q के पृष्ठ पर भी चला जाता है। तो अब यहाँ पर यह देखना है कि P से जो आवेश है वो चालक के द्वारा होता हुआ Q पर भी पहुँच रहा है, तो यह आवेश कब तक इस पर पहुँचेगा? क्या पूरा P का आवेश Q पर पहुँच जाएगा या आधा आवेश पहुँचेगा? कितना आवेश Q के ऊपर जाके पहुँचेगा? क्या प्रक्रिया लगातार पहुँचने की ही बनी रहेगी या दोनों में आवेश का जो संचरण हो रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, क्या वो रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो इसको समझते हैं हम थोड़ा कि कब तक P गोले से आवेश Q गोले पर पहुंचता है। अब हमारा प्रोसेस था कि P से आवेश Q पर पहुंच रहा है, तो वह आवेश कब तक पहुंचेगा? तो इसके लिए अब समझते हैं थोड़ा सा कि कक्षा 10 में आपने विद्युत धारा वाले चैप्टर में अध्ययन किया था एक राशि का, और वह राशि थी विभव, और एक शब्द वहाँ पर चलता था विभवांतर। विभव जो राशि है वह आवेश से ही प्राप्त होता है। तो जिस वस्तु पर आवेश होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर विभव भी होता है। तो यहाँ पर P गोले के ऊपर आवेश है तो इसके ऊपर विभव है। माना कि P गोले का विभव जो है वह 10 वोल्ट है। P गोले का जो विभव है वह 10 वोल्ट है। विभव की इकाई होती है वोल्ट, जो हम चैप्टर नंबर 2 में अध्ययन करेंगे विभव और विभवांतर के बारे में। अब चूँकि Q के ऊपर कोई भी आवेश नहीं था, इस कारण से Q का जो विभव होगा वो कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। P पर आवेश है, इस कारण इसका विभव 10 वोल्ट मान लिया हमने। Q पर कोई आवेश नहीं है, इस कारण से वहाँ पर इसका विभव कितना हो गया? 0 विभव हो गया। तो अब आप ध्यान देना कि आवेश का जो विनिमय होता है, यानी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब पहुंचेगा तो वह आवेश का जो विनिमय होता है वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इसका मतलब 10 वोल्ट से 0 वोल्ट वाले की तरफ आवेश का संचरण होगा, यानी आवेश जाएगा P से Q की ओर।
तो यह हमारे को समझ में आ गया था कि क्यों जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन कब तक जाएगा वो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। विभव 10 वोल्ट, विभव 0 वोल्ट, और दोनों के विभव का जो अंतर है वो कहलाता है विभवांतर। तो P और Q गोले का जो विभव होगा यानी Vp माइनस VQ, यह कहलाता है विभवांतर, जिसको मैं दर्शा सकता हूँ डेल्टा V से, यानी विभव का अंतर। Vp माइनस VQ बराबर डेल्टा V। P गोले का विभव 10 वोल्ट, Q गोले का विभव 0 वोल्ट, तो डेल्टा V का मान कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अभी फ़िलहाल जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार दोनों गोलों के विभव का अंतर 10 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना अब आप कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का विनिमय होता है, और यह विनिमय तब तक होता है जब तक कि विभवांतर का मान 0 नहीं हो जाता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश तब तक जाएगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव का अंतर 0 नहीं हो जाता। और विभव का अंतर आपके 0 कब होगा? जब दोनों के विभव समान हो जाएंगे। जब दोनों के विभव समान हो जाएंगे उस स्थिति में विभवांतर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद आवेश का वितरण बंद हो जाएगा। यह थी इसकी प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमने प्रयोग में दोनों गोले जो हैं वो समान आकार के लिए हैं। इस पे विभव 10, इस पे विभव 0। दोनों का विभव समान कब होगा? 10 प्लस 0/2, 10/2 बराबर 5 वोल्ट। इसका मतलब इसका विभव कम होगा, 5 वोल्ट पर पहुंचेगा, और इसका विभव बढ़ेगा और वह कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों के विभव 5 वोल्ट हो जाएंगे, उस समय P से Q के ऊपर आवेश का जाना बंद हो जाएगा और वह कहलाएगी उसकी साम्य अवस्था यानी संतुलन अवस्था। उस स्थिति में आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। इस प्रक्रिया को एक साधारण उदाहरण से भी समझ सकते हैं जो हमारे व्यवहार में भी हम उपयोग में लेते हैं। जैसे किसी ऊंचाई के ऊपर रखी हुई पानी की टंकी से पानी का जो प्रवाह होता है उसके उदाहरण से हम इसको समझते हैं। वो उदाहरण आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि हाँ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। माना कि 2 पानी की टंकियां हैं, जो एक टंकी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है तथा दूसरी टंकी B जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है। अर्थात यहाँ पर h बराबर कितना है 0 और यहाँ पर हाइट कितनी है h। यदि दोनों टंकियों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो पानी का जो प्रवाह होगा वह A से B की ओर होगा या B से A की ओर होगा। तो आपको सबको क्लियर है कि पानी का जो प्रवाह होगा वो A से B की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो अधिक ऊंचाई पर है और यहाँ पर पानी का लेवल निम्न ऊंचाई पर है। तो पानी का प्रवाह हमेशा उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर होता है, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। क्योंकि h ऊंचाई पर जब हम जाएंगे तो उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh जो कि 11th में हमने देखा था उसका मान ज़्यादा होगा। यदि हाइट का मान कम होता है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। तो अब यहाँ से यह तो स्पष्ट हो गया कि हाई से लो की ओर होगा। तो जैसे यहाँ पर था हाई विभव से लो विभव की ओर, लेकिन कब तक? तो यहाँ पर भी ये देखेंगे कि पानी का जो प्रवाह होगा वो कब तक होगा? जब तक कि इनका लेवल बराबर नहीं हो जाता। जब तक इनमें लेवल का अंतर रहेगा तब तक पानी A से B की ओर प्रवाहित होता रहेगा, चाहे A टंकी का पूरा पानी B में चला जाए। और B टंकी पूरी भर भी जाएगी तो उसके बाद पानी नीचे की ओर गिरता रहेगा, लेकिन A से B की ओर पानी आता रहेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर लेवल का अंतर है। यदि यहाँ पर इनका लेवल बराबर हो जाएगा तो उसके बाद A से B की ओर पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर
ए टंकी को भी नीचे की ओर रख दिया जाता है तो दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में ए से बी की ओर पानी का आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों की स्थितिज ऊर्जाएं बराबर हो जाएंगी, पर उस स्थिति में पानी का प्रवाह भी बंद हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति हमारे यहाँ पर प्राप्त हो रही है। उच्च विभव से निम्न विभव की हो, हाई लेवल से निम्न लेवल की ओर आवेश का प्रवाह होगा। पानी का प्रवाह हो रहा है जब तक होगा जब तक कि दोनों का अंतर शून्य नहीं हो जाता, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव का अंतर शून्य नहीं हो जाता। अंतर शून्य तब होगा जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अंतर शून्य तब होगा जब दोनों का लेवल बराबर होगा। तो साधारण हमारे व्यवहार में हमने ये उदाहरण देखते हैं। सेम वही प्रक्रिया हमारी यहाँ पर लागू होती है। यहाँ पर हाइट का लेना देना है, जबकि यहाँ पर विभव का है। विभव का मान बराबर होते ही आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर विभवांतर शून्य होने पर आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा और Q गोले पर भी P के समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। अब चूँकि दोनों के आकार समान हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों पे आवेश की मात्रा भी समान होगी, प्रकृति भी समान होगी और परिमाण भी समान होगा। लेकिन यदि दोनों के आकार अलग अलग हैं तब वहाँ पर आवेश की मात्रा का समान होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर मात्राएं अलग हो सकती हैं लेकिन प्रकृति सेम रहेगी। लेकिन आकार आपके समान है तब आपकी मात्रा भी समान होगी और प्रकृति भी समान होगी। तो अब थर्ड प्रक्रिया में यदि इन दोनों के संपर्क को हटा दिया जाता है, अर्थात दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया जाता है, तब इसका आवेश का प्रतिकर्षण इस वाले पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आवेश P पर अलग हो जाएगा और Q पर आवेश अलग हो जाएगा और P गोले का आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा। इसी प्रकार से Q गोले का आवेश भी संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। प्रक्रिया नंबर थर्ड। तो थर्ड प्रक्रिया में हमारे पास स्पष्ट है कि यदि दोनों गोलों को अब पृथक कर दिया जाता है तो P गोले पर और Q गोले पर आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है और Q गोला जो है वह भी एक समान रूप से धनावेशित हो जाता है। अब यदि P और Q गोले के संपर्क को हटा दिया जाता है, अर्थात दोनों गोलों को अल्प विस्थापित कर दिया जाता है, तब Q गोले पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है और Q गोला भी धनावेशित हो जाता है। तो अब हमारे पास जो प्रक्रियाएं हमने अपनाई हैं उन प्रक्रियाओं को हम नोट भी कर लेते हैं कि क्या क्या हमने प्रक्रिया की है, और उस प्रक्रिया के बाद जो सारांश हमारे पास निकलेगा उसको हम परिभाषा के रूप में लिख लेंगे। तो इसकी प्रक्रियाओं को कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। तो जो प्रोसेस हमने किया वो क्या था कि सर्वप्रथम दो चालक गोले P व Q लेते हैं जो कुचालक स्टैंडों पर स्थित हैं। P आवेशित चालक व Q अनावेशित चालक है जो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, जिसको दर्शाया हमने चित्र नंबर 1 में। तो यह प्रक्रिया आप जोड़ के लिख सकते हो। सेकंड प्रक्रिया में हमने क्या किया था कि दोनों चालक गोलों को जोड़ दिया था, जिससे कुछ आवेश जो था वो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दूसरे पर पहुंच जाता। यह प्रक्रिया थी। देखो, अब यदि दोनों चालकों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तब आवेश चाहे धन हो या ऋण स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों गोलों पर वितरित हो जाता है। चित्र नंबर 2। क्यों हुआ था? विभव में अंतर के कारण। कब तक होगा? विभवांतर शून्य होने तक, जिसका प्रक्रिया हमने समझी है उदाहरण के द्वारा। उसको पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गया क्यों और कब तक जाएगा, वो समझा था हमने उस प्रक्रिया के द्वारा विभव में अंतर की वजह से, और उसको साधारण किया था हमने पानी की टंकी को उदाहरण में लेकर। थर्ड में क्या किया हमने? अब यदि दोनों चालकों को अल्प विस्थापित किया जाता है तब दोनों गोलों पर समान प्रकृति का आवेश वितरित हो जाता है, जिसको दर्शाया हमने चित्र नंबर 3 में। तीनों जो प्रोसेस हैं वो आप चित्र को देखकर लिख सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब बनाते हैं चालन द्वारा आवेशन की परिभाषा जो इसी प्रक्रिया से बनेगी। क्या क्या किया हमने कि एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाकर उस अनावेशित चालक पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी चालन द्वारा आवेशन, क्योंकि यहाँ पर आवेश का चालन हुआ है। चालक वस्तु हैं, इस कारण आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है और इससे ही कहते हैं चालन द्वारा आवेशन।
तो दोबारा से देखिए, जब किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराकर समान प्रकृति के आवेश से आवेशित कर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है चालन द्वारा आवेशन। नोट कर लीजिए आप इस परिभाषा को, जो निम्न प्रकार से है। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा हमने बनाई, यहाँ पर किसी भी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोसेस आपने किया है उसी को लिखना है। प्रोसेस क्या किया था? आवेशित चालक लिया, अनावेशित चालक लिया, सेकंड प्रक्रिया में संपर्क में लाए, थर्ड प्रक्रिया में दूसरे चालक पर भी प्रथम चालक के समान प्रकृति का आवेश आ गया था। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? चालन द्वारा आवेशन। क्योंकि चालन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि P और Q दोनों चालक पदार्थ हैं, आवेश का प्रवाह हो सकता है, तो आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हुआ? चालन हुआ है। इस कारण से ही प्रक्रिया को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या सारांश निकला उसको आप नोट कर सकते हैं। पहला सारांश हमारे पास यह निकला कि इस प्रक्रिया में समान प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। आवेशित वस्तु पर जिस प्रकार का आवेश होता है उसी ही प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु पर प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, यदि दोनों वस्तुएं समान आकार की हैं अर्थात उनकी त्रिज्याएं वगैरह समान हैं तो दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा भी क्या रहेगी? समान रहेगी। नंबर 3, यदि आकार अलग अलग हैं तो वहाँ पर आवेश की मात्रा अलग हो सकती है लेकिन प्रकृति तो सेम ही रहेगी, यानी प्रकृति समान रहेगी। देखते हैं उदाहरण कि एक वस्तु जिसके ऊपर 10 माइक्रोकुलाम, आवेश की इकाई है कुलाम, जो बहुत बड़ी होती है, इस कारण से यहाँ पर माइक्रोकुलाम काम में लिया जाता है। 10 माइक्रोकुलाम, जबकि दूसरी वस्तु पर आवेश 0 माइक्रोकुलाम है अर्थात इसका नेट आवेश कितना है? 0 है। अब यदि इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो संपर्क में जब लाया जाएगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का विनिमय होगा। इस वस्तु से इस वस्तु के ऊपर आवेश पहुंचेगा और फिर दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा कितनी रहेगी? तो वो रहेगी हमारे पास में 10 + 0/2 बराबर 10/2 बराबर 5 माइक्रोकुलाम। अर्थात अब A और B दोनों के ऊपर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रहेगा। अर्थात A के आवेश में कमी होगी और B के आवेश में क्या होगी? वृद्धि। यदि समान आकार की वस्तुएं हैं तो यहाँ पर A वस्तु का जो आवेश होगा वो पहले वाले मान का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जब यहाँ पर दूसरी वस्तु अनावेशित है उस स्थिति में और दोनों के आकार समान है उस स्थिति में। यदि मान लीजिए कि B वस्तु भी आवेशित है और A वस्तु भी आवेशित है, फिर दोनों को संपर्क में लाया जाता है, तब आवेश की मात्रा कितनी होगी दोनों पर? तो यहाँ पर उदाहरण नंबर देखते हैं। फर्स्ट, A वस्तु पर 10 माइक्रोकुलाम है, B वस्तु पर 6 माइक्रोकुलाम है। अब यदि दोनों को संपर्क में लाया जाता है और संपर्क में लाने के बाद फिर दोनों को हटा दिया जाता है, तब A और B के ऊपर आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पर मात्रा निकालने का तरीका होगा, दोनों के आवेशों को जोड़ दीजिए और उनका आधा कर लीजिए, तो वहाँ पर आ जाएगा आवेश का मान बटा 2 बराबर 8 माइक्रोकुलाम। तो अब संपर्क में लाने के बाद दोनों को अलग कर दिया जाता है, तब प्रत्येक वस्तु के ऊपर आवेश की मात्रा होगी 8 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ से एक सारांश यह भी निकल रहा है कि अधिक आवेश वाले वस्तु के आवेश में कमी होती है जबकि कम आवेश वाली वस्तु के आवेश में वृद्धि होती है जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपके बुक में न्यूमेरिकल भी हैं इसी प्रकार के कि दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, फिर दोनों को अलग कर लेते हैं, तो उसके बाद में आवेश की मात्राएं कितनी होंगी वो निकाल सकते हो आप इस तरीके से। दोनों के आवेशों को जोड़िए, उनको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो मान आएगा वो वह होगा प्रत्येक वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इस वस्तु पर धनावेश हो सकता है, इस वस्तु पर ऋणावेश भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर -6 माइक्रोकुलाम आवेश होता तो उस समय यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? 10 + -6/2।
10 माइनस 6 बटा 2 बराबर 4/2 बराबर 2 माइक्रोकुलम। यानी एक वस्तु धनावेशित है, एक वस्तु ऋणावेशित है, उसके बाद यहाँ पर आवेश की जो मात्रा आई वो हो जाएगी 2 माइक्रोकुलम, अर्थात ए वस्तु पर भी 2 माइक्रोकुलम और बी वस्तु पर भी 2 माइक्रोकुलम, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दोनों के ऊपर था। यदि दोनों के ऊपर पॉजिटिव है तब हमारे पास कितना था, 8 माइक्रोकुलम। वैल्यू हमारे पास ये है तब। तो यह थी हमारे पास में आज की प्रक्रिया, जिसमें एक आवेशित वस्तु के द्वारा एक अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है और उसके ऊपर समान प्रकृति का आवेश अर्जित किया जाता है चालन द्वारा आवेशन। तो इस प्रक्रिया का दोबारा से एक बार रिवीजन कर ले जल्दी से। तो हमारे पास में एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है, और अब यदि इन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है तब आवेशित वस्तु का जो आवेश था वो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण इस अनावेशित वस्तु पर भी पहुंच जाता है। अब यदि दोनों को अलग कर दिया जाता है तो दोनों वस्तुएं समान आवेश से आवेशित हो जाती हैं। यदि आपके पास प्रथम वस्तु ऋणावेशित है तो दूसरी वस्तु पर भी ऋणावेश आएगा, प्रथम वस्तु धनावेशित है तो दूसरी वस्तु पर भी धनावेश प्राप्त होता है। यह विधि थी चालन द्वारा आवेशन। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 में संपर्क के द्वारा आवेशन की विधियों का अध्ययन किया, जिसमें हमारे पास में था घर्षण के द्वारा और दूसरी विधि थी चालन के द्वारा। नेक्स्ट प्रक्रिया में हम देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, और प्रेरण का अर्थ आपको बताया था कि इनमें दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्पर्श नहीं कराएंगे और वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।